हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर मनोविज्ञान के यूनिट 4 के बारे में स्टडी करेंगे। यूनिट 4 और चैप्टर 6 यानी कि स्मृति और विस्मरण, जिसे कहते हैं इंग्लिश में मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। आज इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। देखिए, स्मृति का मानव जीवन में विशेष महत्व होता है और वो अनुभव और ज्ञान को वर्तमान में उपयोग करने के लिए स्मृति क्या है, बहुत ही आवश्यक है। और इसी स्मृति के कारण हम यानी कि अतीत में पुरानी सीखी हुई बातों या कार्यों का वर्तमान रूप में प्रयोग कर पाते हैं। यानी कि पहले की सीखी हुई चीज़ों का ही तो यूज़ करके हम लोग आगे कुछ नया सीखते हैं। तो इसी तरह से स्मृति के अभाव में सीखने का महत्व ही प्रश्न चिन्हित हो जाएगा। परंतु इसी के साथ साथ यह भी सत्य है कि हमें सब कुछ याद नहीं रहता है। जाहिर है कि एक व्यक्ति को हमेशा एक टाइम में हर चीज़ें याद नहीं रहती हैं। सीखी गई बातों या व्यवहारों का विस्मरण भी होता है, यानी कि हम बहुत सी चीज़ें सीख कर भूल भी जाते हैं। तो देखिए, एबिन गॉस ने 1885 में यही कहा था कि हमारी जो सीखी गई बातें हैं उनका विस्मरण हो जाता है, यानी कि हम भूल जाते हैं। स्मृति एवं विस्मरण परस्पर संबंधित प्रक्रियाएं हैं। अब देखिए, स्मृति चिन्ह एवं स्मृति। अब इसके क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है। क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि स्मृति से आपका क्या तात्पर्य है। स्मृति के लक्षणों, नियमों एवं प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा स्मृति सुधार के साधनों पर भी प्रकाश डालिए। इसी प्रकार देखिए, स्मृति चिन्ह एवं स्मृति यानी कि मेमोरी, ट्रेस एंड मेमोरी। ऐसी मान्यता है कि प्राणी जो कुछ सीखता है उसकी छाप, इम्प्रेशन मस्तिष्क में बनती है। यानी कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो क्या है, हमारे दिमाग में बैठता ही तो है। तो इन्हीं छापों को स्मृति चिन्ह, मेमोरी ट्रेस कहा जाता है। इसे न्यूरोग्राम या इनग्राम, न्यूरोग्राम और इनग्राम भी कहते हैं। मैन ने 1967 ईस्वी में कहा, स्मृति या सीखी गई सामग्री या कार्यों का पुनः स्मरण स्मृति चिन्हों पर ही निर्भर करता है। अब देखिए, कून एवं मिट्टर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 2007 में कहा, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि मस्तिष्क में सूचना जो है भंडारण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिकल्पनात्मक भौतिक परिवर्तनों को स्मृति चिन्ह कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्मृति धारण या पुनर्स्मरण के लिए स्मृति चिन्हों का सक्रिय रहना आवश्यक है। यानी कि हम जो चीज़ें सीख रहे हैं उसे हमें लगातार करते रहना चाहिए ताकि हमें भूले न। यदि ये घुमिल पड़ते हैं तो सीखी गई बातों का विस्मरण होने लगता है। यानी कि इस लाइन में कहा गया है कि हम जो भी चीज़ें सीखें हमें उन्हें अपने कार्य में लाना चाहिए, ज़रूरत हो न हो, लेकिन हमें उसे याद करना चाहिए। इस प्रकार हमारे दिमाग में वो चीज़ें ताज़ा रहेंगी और कभी भी इनका विस्मरण नहीं होगा। स्मृति की परिभाषाएं देखिए। डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। स्मृति के आधार स्मृति चिन्ह है। प्रस्तुत प्रसंग में स्मृति का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। देखिए, किसके अनुसार, सिकरेली एवं मेयर के अनुसार स्मृति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि स्मृति एक सक्रिय प्रणाली है जो ज्ञानेंद्रियों से सूचनाएं ग्रहण करती हैं, संगठित करती हैं एवं भंडारण हेतु उनमें कुछ परिवर्तन भी करती हैं और पुनः भंडारण से सूचनाओं का पुनरुद्धार यानी कि पुनः स्मरण भी करती हैं। यानी कि कुछ चीज़ें अगर भूल गई हैं तो अगर आप उनको दोबारा से रिवीजन में लाते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में फिर से बैठ जाती हैं। रिवीजन में लाने के बाद वो सारी चीज़ें हमारी ताज़ा हो जाती हैं और फिर से हमारे दिमाग में उसकी एक लाइन बन जाती है। अब देखिए, बैरन के अनुसार उन्होंने 2016 में कहा
कि स्मृति को परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया कि स्मृति हमारा संज्ञानात्मक तंत्र है जो सूचनाओं का भंडारण एवं पुनरुद्वार पुनः करता है। यानी कि हमारे संज्ञान में हम जो चीज़ें ला रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम भूल गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए भूल चुके हैं, उसको हम दोबारा से याद करके अपनी स्मृति में उसको ताज़ा कर सकते हैं। क्रोन और मिटर के अनुसार स्मृति एवं मानसिक प्रणाली है जो सूचनाओं का संकेतन, भंडारण, संगठन, परिवर्तन एवं पुनः स्मरण करती है। यहाँ भी वही लाइन बताई गई है। तो देखिए, उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्टजनक, जैसा कि मैंने बताया कि स्मृति एक ऐसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्वानुभव यानी कि पुराने किए गए कार्यों से जो अनुभव में प्राप्त होता है या सीखी गई सामग्रियों से जो भी चीज़ें अनुभव में हमारे आई हैं, चेतना में लाने की में सहायता मिलती है। हम पूर्वानुभवों को पुनः सृजित कर सकते हैं, यानी कि हम पुराने अनुभवों को जो हम अगर भूल गए हैं तो हम उसे पुनः दोबारा से कर सकते हैं। अब देखिए, स्मृति में सन्निहित प्रक्रियाएं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं स्मृति में हैं। पहला है हमारा अर्जन यानी कि एक्वेशन। देखिए, स्मृति की यह प्रथम प्रक्रिया है, पहली प्रक्रिया है। इसे अधिगम या सीखने की प्रक्रिया भी कहते हैं। किसी वस्तु या सामग्री या ज्ञान की धारणा की प्रक्रिया भी कहते हैं। किसी वस्तु या सामग्री या ज्ञान की धारणा के लिए उसे सीखना या जानना ज़रूरी होता है। अधिगम के अभाव से स्मृति जो है वो संभव नहीं होगी, क्योंकि स्मृति में तीनों प्रक्रियाएं मूलतः अर्जन पर ही निर्भर करती हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा समय अंतराल यानी कि टाइम इंटरवल। स्मृति की दूसरी अवधि जो है वो क्या है, वो समय अंतराल है। यह वह अवधि है जो सीखने एवं स्मृति की जांच के बीच व्यतीत होती है। यह छोटी या बड़ी भी होती है। समय बीतने के साथ जो है स्मृति चिन्ह कमज़ोर होते जाते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ें बचपन में सीखे हो और आप बड़े हो गए तो समय काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाएगा बचपन से लेके बड़े होने तक, तो ये भूलना संभव है क्योंकि हम कोई भी चीज़ें बहुत लंबे समय तक नहीं याद कर पाते हैं, तो इसलिए इनका विस्मरण हो जाता है और हमें उन्हें पुनः याद करना पड़ता है। तो यही हमारे समय अंतराल में बताया गया है। अब देखिए, थर्ड पॉइंट है हमारा धारणा या भंडारण, रिटेंशन और स्टोरेज। स्मृति की तीसरी प्रक्रिया को धारणा की अवधि या धारणा की जांच की अवस्था कहते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा यह प्रमाणित होता है कि इसके पहले हमने जो याद किया था वो हमें आज याद है या नहीं है। यानी कि कल को मान लीजिए 2-4 सालों पहले मैंने आपको कुछ बताया है और मैं अचानक से आपके आगे आके पूछ रही हूँ कि मैंने तुम्हें ये बताया था, क्या तुम्हें याद है? तो इस चीज़ें से और कितना याद है, ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। वुडवर्थ के अनुसार धारणा की अवस्था से तात्पर्य ऐसी विश्राम अवस्था से है जिसमें कई सीखी हुई वस्तु आवश्यकता पड़ने तक बनी रहती है। 4 पॉइंट हमारा है स्मृति की इस अवधि में धारणा की जांच की जाती है। इस अवधि में पूर्वानुभवों या सीखी गई सामग्री को चेतना में लाया जाता है, इसीलिए इसे धारणा की जांच की अवधि भी कहा जाता है। ब्रूनो ने 1980 में बताया कि भंडारित सूचना यानी कि जो इकट्ठा की गई चीज़ें हैं उसको आवश्यकता अनुसार उपयोग में लेना पुनरुद्वार या पुनःस्मरण कहा जाता है। यानी कि अगर हम जो चीज़ें सीख चुके हैं, जो हमारे भंडार में है, जो हमारे मस्तिष्क में है, तो उसका अगर हम समय के साथ साथ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आवश्यकता के अनुसार हमने जो चीज़ें सीखी हैं, अगर उसका हम प्रयोग में ला रहे हैं तो वो चीज़ें हमारे
हमें याद करने में आसानी होगी और हमारे जो माइंड में है उसका विस्मरण भी नहीं होगा और हमें चीज़ें आसानी से याद रहेंगी। अब है हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी यानी कि स्मृति के प्रकार। देखिए, एटकिंसन और शिफ्रिन ने स्मृति के अपने प्रतिरूप में स्मृति के 3 खंडों में विभक्त किया है। इस मॉडल को सूचना प्रक्रमण मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी कहा जाता है। यह मॉडल स्मृति की संरचनात्मक व्याख्या करता है। इसके अनुसार स्मृति तंत्र में 3 प्रकार की स्मृतियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। इन 3 प्रकार की स्मृतियों में भी भिन्न भिन्न प्रकार की स्मृतियाँ पाई जाती हैं। इनसे दर्शाया गया है कि ऐसी मान्यता है कि स्मृति प्रणाली में इनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के स्मृति चिन्ह भी बनते हैं। पहला हमारा था जैसे कि संवेदी स्मृति यानी कि सेंसरी मेमोरी। देखिए, पहले यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं। एटकिंसन और शेफरिन के अनुसार जो उन्होंने दिया था, सेंसरी मेमोरी ड्यूरेशन 1 सेकेंड है, अटेंशन होता है। फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी 15 से 20 सेकेंड। जो हमारे सेंसरी मेमोरी का ड्यूरेशन होता है वो 1 सेकेंड होता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी का ड्यूरेशन 15 से 20 सेकेंड होता है और लॉन्ग टर्म का देखिए ड्यूरेशन लॉन्ग होती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच देखिए डीप प्रोसेसिंग होती है। संवेदी स्मृति यानी कि सेंसरी मेमोरी, SM जहाँ लिखा होगा वहाँ सेंसरी मेमोरी आएगा, को स्मृति की प्रारंभिक अवस्था अथवा उद्दीपन, सूचना या अधिगम से उत्पन्न प्रभाव भी कहा जाता है। इसे क्षणिक प्रतिमा, मोमेंटरी इमेज या मानसिक चित्र भी कहा जाता है। यह स्मृति सांवेदिक निवेश पर ही निर्भर करती है। इसकी अवधि जो है ड्यूरेशन वो 1 सेकेंड से भी कम मानी गई है। इस स्मृति के लिए संवेदी पंजिका संप्रत्यय भी प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि उद्दीपक हटा लेने के बाद भी संवेदी सूचना का कुछ क्षण तक विलंबित रहना संवेदी स्मृति है। फिर आपको संवेदी स्मृति के प्रकार और संवेदी स्मृति के प्रकार देखिए कौन कौन से होते हैं। इन्हें प्रतिमात्मक या प्रतिचित्रात्मक स्मृति या चाक्षुष स्मृति एवं प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति या श्रवणात्मक स्मृति भी कहते हैं। जैसे कि आपको इतना डिटेल से तो नहीं राइट करना होगा, पर एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत आपको थोड़े थोड़े पॉइंट सारे, क्योंकि हेडिंग हमें चाहिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हेडिंग बहुत ज़रूरी है। तो सारी हेडिंग्स के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा इसी प्रकार से राइट करना होगा। प्रतिमात्मक स्मृति या प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति में अंतर देखिए, ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। इसकी अवधि जो है वो अधिक होती है प्रतिमात्मक की, और प्रतिध्वन्यात्मक की इसकी अवधि कम होती है, और इसमें जो प्रक्रमण प्रोसेसिंग होती है वो नहीं हो पाता है, और इसमें कुछ लाभ मिल जाता है सेकेंड में। और जो इसमें रेटिना होता है यानी कि हमारा नेत्र का आँखों का पटल जो होता है वो उसकी भूमिका होती है, और इसमें कोर्टी के अंगों यानी कि ऑर्गन ऑफ कोर्टी की भूमिका होती है। यह स्मृति दृष्टि उद्दीपकों के लिए पाई जाती है और यह स्मृति ध्वनि उद्दीपकों के लिए पाई जाती है। इसके बारे में प्राप्त निष्कर्षों में समानता है। इसके बारे में प्राप्त निष्कर्ष जो है वो विवादास्पद है। अब देखिए अल्पकालिक स्मृति यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। स्मृति प्रणाली की दूसरी अवस्था जो है वो अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कही जाती है। संप्रति इसे क्रियात्मक स्मृति यानी कि वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। प्राचीन दार्शनिक विलियम जेम्स ने 1890 ने इसे प्राथमिक स्मृति यानी कि प्राइमरी मेमोरी का नाम दिया।
संवेदी अवस्था से जब सूचनाएं स्मृति प्रणाली की द्वितीय अवस्था में प्रवेश करती हैं तो उन्हें अल्पकालिक स्मृति कहा जाता है। और इनका ड्यूरेशन मैंने बताया था शॉर्ट टर्म मेमोरी का फिगर में कि 15 से 20 सेकंड होता है और फिर ये पुनः स्मरण के लिए उपलब्ध रहती है, यानी कि हम इसे दोबारा से याद कर सकते हैं। इसके भी कई टाइप्स होते हैं। अब हम बात करेंगे दीर्घकालिक स्मृति यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। स्मृति प्रणाली की यह तृतीय और लास्ट स्टेज है। इसे विलियम जेम्स ने 1890 में गौड़ स्मृति यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का नाम दिया था। यह अधिक स्थायी होती है और मानव जीवन में अत्यधिक इसका महत्व है, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं या याद करते हैं उसका उपयोग जीवन में काफ़ी लंबे समय अंतराल तक होता रहता है। दीर्घ अंतरालों पर जैसे कि घंटों, सप्ताहों, महीनों या वर्षों बाद जो स्मृति प्रदर्शित होती है उसे ही दीर्घकालिक स्मृति कहा जाता है। अब देखिए, सिकरेली एवं मेयर के अनुसार जो दीर्घकालिक स्मृति है वह प्रणाली है जिसमें सभी सूचनाएं अपेक्षाकृत अस्थायी रूप से संचित रहती हैं। कोन एवं मिट्टर के अनुसार दीर्घकालिक स्मृति वह स्मृति है जो सार्थक सूचनाओं को दीर्घकाल तक भंडारित किए रहती हैं। अब देखिए, दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार यहाँ हैं। तो विवरणात्मक स्मृति पहला जो है और दूसरा है प्रक्रियात्मक वर्गों में इसको विभक्त किया जाता है। आपके पिछले साल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति में अंतर बताइए और अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति क्या है इसे समझाइए। तो आइए हम जानते हैं कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति में क्या अंतर है। कुछ मनोवैज्ञानिक अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति के वर्गीकरण को उचित नहीं मानते, यानी कि सही नहीं मानते। उनके अनुसार इसमें प्रकारात्मक अंतर नहीं होता है, अंतर केवल मात्रात्मक ही होता है, यानी कि कुछ ही अंतर पाए जाते हैं। जैसा कि मिल्टन के अनुसार अनेक शोधकर्ता इस वर्गीकरण से सहमत हैं। ऐसे विद्वानों का मत है कि दोनों स्मृतियां स्मृति के विशिष्ट प्रकार हैं और इनमें भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं सन्निहित होती हैं। अब देखिए, अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति का वर्गीकरण सर्वथा उचित और वैज्ञानिक भी है। एडम्स 1968 ने भी इसे उचित बताया, यानी कि एडम्स का भी कहना है कि यह उचित है। और इनमें मुख्य अंतर इस प्रकार से हैं, जैसे कि क्षमता में अंतर पाया जाता है, व्यक्तिकरण या बाधा का प्रभाव होता है, तीसरा दैहिक आधार में अंतर होता है, चौथा कूट संकेत में अंतर होता है। 5 पॉइंट पे है हमारा प्राथमिकता बनाम नवीनता का प्रभाव होता है। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस में। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप हमारी वीडियो से ज़रूर जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।